हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय चैनल सिद्धार्थ एंड यूपीएससी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस की क्लास 11 की एनसीईआरटी जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। उसका तीसरा चैप्टर टाइटल्ड इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। सो छोटा सा बैकग्राउंड अबाउट मी। मैं सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। बैचलर्स मैंने करी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में फ्रॉम पुणे, देन मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। In the past, I've worked with UNESCO, International Solar Alliance and UNICEF, और मैं सिविल्स की प्रिपरेशन भी कर चुका हूँ although I could not clear the exam। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो या फिर कोई फीडबैक या सजेशन देना चाहते हो तो दिस इज़ माई ईमेल एड्रेस। सो मेरे वीडियोस में फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल मैनर और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रखेंगे। कोई ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं, फोकस सिर्फ अपने टॉपिक पे होगा। नाउ वाइल एक्सप्लेनिंग स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले नहीं होगा अनलेस ऑफ कोर्स इट्स अ डायग्राम और अ मैप जिसके थ्रू मुझे आपको कुछ समझाना हो, because I want you to listen and understand and absorb as much as possible. So the best way to utilize this video is कि अपनी आंखें बंद करो और एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनो और कोशिश करो उसको अपने दिमाग में बिठाने की। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर वीडियो में मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगा उसके शॉर्ट नोट्स आपको उसी वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शॉर्ट नोट्स का लिंक होगा जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है और मैं आपको वो ऑलरेडी करके दे रहा हूँ, ठीक है। थर्ड, जो नोट्स है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में बनाए गए हैं। पूरा कंटेंट छोटे छोटे पॉइंट्स में कवर है, ठीक है। फोर्थ इज हर टॉपिक के नोट्स के साथ में एक रिकॉल लिस्ट भी बना के रखिए ताकि आप RRR मेथड विच इज़ द रिकॉल रिवाइज रिकॉल मेथड या फिर एक्टिव रिकॉल मेथड उसको यूज़ करके अपने रिविजन कर सको। अब ये कैसे करना है इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देख लेना। लास्टली, आपको बुक से रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने वर्ड बाय वर्ड बुक से पढ़ के वर्ड बाय वर्ड बुक से पढ़ के आपको मैं टॉपिक समझा रहा हूँ और नोट्स उसके दे रहा हूँ। आई एम मेकिंग श्योर कि ऐसा कोई कुछ भी ना हो इस चैप्टर में कि जो कि आपका रेलिवेंट हो सकता है प्रीलिम्स या फिर मेंस के लिए और मैंने कवर ना किया हो, ठीक है। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको खुद से वो टॉपिक बुक से रीड करना चाहिए तो वो आपका डिसीजन है। मैं एडवाइस करूँगा कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप आफ्टर गोइंग थ्रू माई वीडियो, आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो, आप इस टॉपिक को फटाफट से स्किम थ्रू कर सकते हो बुक से। इट वोंट टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम। इनफैक्ट अगर आप उसको बुक से पढ़ते हो तो यू विल रियलाइज़ कि जितना भी रेलिवेंट कंटेंट उस टॉपिक का है वो मैंने कवर किया हुआ है। सो जिस तरह से मैंने अपनी अप्रोच डिज़ाइन की है ये आपकी बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा समय बचा लेगा और ये बहुत इफ़ेक्टिव भी होगा आपके लिए। इसलिए आप मेरी वीडियोज़ और मेरे कंटेंट को फॉलो कर सकते हो और अगर करते हो तो मैं आपको बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में ले आऊँगा एज़ फार एज़ योर यूपीएससी प्रिपरेशन इज़ कंसर्न्ड। ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स जो ऑन अ डेली बेसिस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते टू द यूपीएससी प्रिपरेशन। And I will try my best to complete the whole UPSC GS syllabus, mains और prelims दोनों का, and maybe political science optional as well. And by the way, this is totally free of cost. आपको कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है. So be with me in this wonderful journey. So now we'll start with the explanation जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये सब पॉइंट्स इस चैप्टर में हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट हैं और हम ये सब पॉइंट्स वन बाय वन कवर करेंगे इस वीडियो में। सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ दैट ऑफ इलेक्शंस। देखो अब डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी मीन्स वेयर पावर इज़ विद पीपल एंड बिकॉज पावर इज़ विद पीपल लोग स्टेट के देश का डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ लोग देश का डिसीजंस डायरेक्टली लेते हैं, खुद से लेते हैं थ्रू वोटिंग या फिर रेफरेंडम, उसे बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और जहाँ लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव्स जाके लोगों की तरफ से डिसीजंस लेते हैं, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी उस देश में पॉसिबल नहीं है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज हर छोटे छोटे डिसीजन के लिए पूरे देश में वोटिंग तो नहीं करवा सकते, है ना। सो यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फीजिबल है, ठीक है।
सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि अगर डेमोक्रेसी का सिस्टम एक कंट्री में इस्टेब्लिश करना है जिसकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला सिस्टम इज़ द वे फॉरवर्ड। आपके आगे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के, जैसे कि यूएसए, इंग्लैंड, इंडिया, फ्रांस एक्सेट्रा। इन सब डेमोक्रेसीज़ में जो पब्लिक है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करती है, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स पब्लिक के बिहाफ पर कंट्री के डिसीजन लेते हैं, कंट्री को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे चुने? ये चुने जाते हैं थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू लोग वोट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए। फॉर एग्जांपल, लखनऊ के लोग वोट करेंगे एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए जो लखनऊ के लोगों को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस इन लखनऊ, ठीक है। अच्छा, इस इलेक्शन में कई सारे कैंडिडेट्स खड़े होंगे, कैन बी फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़, जैसे कि एक कैंडिडेट बीजेपी का हो गया, एक कांग्रेस का हो गया, एक एसपी का हो गया, एक बीएसपी का हो गया। अब हर एक कैंडिडेट का अपना अलग मैनिफेस्टो होगा, अपने अलग सेट ऑफ प्रोमिसेस होंगे। जैसे कि बीजेपी के कैंडिडेट बोलता है कि अगर मैं इलेक्शन जीतता हूं तो मैं फार्मर्स के सारे लोन माफ़ कर दूंगा। वहीं कांग्रेस का कैंडिडेट बोलता है कि मैं स्कूल्स बनवाऊंगा। अब लखनऊ के लोग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन चारों कैंडिडेट्स में से किसी एक कैंडिडेट को वोट करेंगे और उसको इलेक्ट करेंगे। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि लोग अपने वोट के थ्रू अपनी विल को डिस्प्ले करेंगे। थ्रू देयर वोट पीपल विल एक्सप्रेस व्हाट दे वांट, व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट दे वांट, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज दे वांट। अगर बीजेपी का कैंडिडेट को लोग वोट देते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि लोग वो पॉलिसी चाहते हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट ने प्रॉमिस करी थी। सो इलेक्शन इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर विल, ठीक है। सो इलेक्शन का मैकेनिज्म इज सेंट्रल टू अ डेमोक्रेसी फॉर टू रीजन्स। द फर्स्ट रीज़न इसकी इलेक्शन का मैकेनिज्म डेमोक्रेसी को फीजिबल बनाता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो कि एक फीजिबल या प्रैक्टिकल फॉर्म है डेमोक्रेसी की, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इलेक्शन का मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है, ठीक है। एंड सेकेंड कि इलेक्शंस के थ्रू लोग अपनी विल को रिप्रेजेंट करते हैं, लोग एक्सप्रेस करते हैं कि उन्हें कैसी गवर्नमेंट चाहिए, कैसी पॉलिसीज चाहिए, कैसे रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। And so elections being central to our democracy, we can say that elections are the most visible symbol of democracy. अच्छा, डेमोक्रेसी के दोनों टाइप्स मैंने आपको बता दिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव्स आगे जाके लोगों की तरफ से डिसीजंस लेते हैं। Therefore, in indirect democracy, there is a limited role of people or citizens in administering the country. And this role is majorly limited to electing their representatives. क्योंकि उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव्स ही डिसीजन लेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे कंट्री को, और पीपल डोंट पार्टिसिपेट इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हाँ, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव्स डिसीजन लेते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जनरल पब्लिक का डायरेक्ट रोल इन एडमिनिस्टरिंग द कंट्री ये लिमिटेड है, एंड दिस इज मेजरली लिमिटेड टू इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। बट बिकॉज दे इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हु रन द कंट्री, जनरल पब्लिक की इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इन रनिंग द कंट्री। सो नॉट मच डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन रनिंग द कंट्री, बट मोस्टली इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये तो बताया कि इलेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, बट इलेक्शंस नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी कंडक्ट किए जाते हैं। क्यों? लेजिटिमेसी गेन करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल, कल को नॉर्थ कोरिया का लीडर इलेक्शंस करवाता है अपने कंट्री में, और वो इलेक्शंस इस तरह से कंडक्ट करवाता है कि वही इलेक्शंस जीते। अब इससे क्या होगा, क्योंकि उसके ऊपर ये ब्लेम नहीं लगा सकता कोई कि भाई वो ज़बरदस्ती लोगों को रूल कर रहा है, क्योंकि वो अब ये बोल सकता है कि इलेक्शंस में लोगों ने मुझे वोट दिया, इसलिए बाय द विल ऑफ पीपल आई एम रनिंग द कंट्री। सो इससे उसके रूल को लेजिटिमेसी मिल गई, ठीक है। इसलिए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी इलेक्शंस होते हैं, लेकिन ये इलेक्शंस अनफेयर होते हैं, बायस्ड होते हैं इन द फेवर ऑफ द रूलर ऑफ द कंट्री, और ये इलेक्शंस करवाए जाते हैं सो दैट द रूलर ऑफ द कंट्री गेट्स लेजिटिमेसी फॉर हिज रूल, ठीक है।
अच्छा, जो इलेक्शंस के बेसिक रूल्स होते हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन होते हैं, और वो और जो डिटेल्ड रूल्स होते हैं वो लॉस के थ्रू लाए जाते हैं। ये जो बेसिक रूल्स हो सकते हैं, जैसे कि हु इज़ एलिजिबल टू कंटेस्ट फॉर इलेक्शंस और हु कैन वोट एक्सेट्रा, ये बेसिक रूल्स इंश्योर करते हैं कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इन नेचर हो। अब व्हाट डज इट मीन बाय द टर्म डेमोक्रेटिक इलेक्शंस? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का मतलब होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। क्योंकि अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं है तो लोग अपने विल को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे थ्रू द वोट, और अगर लोग अपने विल को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो फिर डेमोक्रेसी किस बात की? So basic rules of elections which ensure that elections are free and fair, or in other words, elections are democratic in nature. These rules are mentioned in the Constitution itself. So we can say that Constitution ensures elections are conducted in a democratic manner. ठीक है? So this was the first part of the explanation, which was the elections. Now coming to the second part, which is first past the post system. देखो, इलेक्शन सिस्टम कई तरह के हो सकते हैं। इस चैप्टर में आपको दो तरह के इलेक्शन सिस्टम बताए गए हैं। फर्स्ट इज़ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड सेकंड इज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ये दोनों इलेक्शन सिस्टम्स इंडिया में यूज़ किए जाते हैं। मैं एक एक करके आपको दोनों के बारे में बताता हूँ। पहला है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये सिस्टम अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊँ तो जिसको ज़्यादा वोट मिले वो इलेक्शन जीता। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इलेक्शंस जीतने के लिए कैंडिडेट को 50% या मेजॉरिटी ऑफ वोट्स चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मींस की मोर देन 50% वोट्स। ठीक है, अगर एग्जांपल लेते हैं तो सपोज 4 कैंडिडेट्स हैं फाइटिंग फॉर एन इलेक्शन। अब टोटल वोट्स में से कैंडिडेट ए को मिले 35% वोट्स, कैंडिडेट बी को 30%, कैंडिडेट सी को 25% और कैंडिडेट डी को 10% वोट्स मिले। ए को 35% वोट्स मींस कि अगर 100 वोट्स डाले गए हैं तो ए को 35 वोट्स मिले। अब क्योंकि ए को हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिले, क्योंकि बाकियों को 30, 25 और 10 वोट्स मिले हैं, इसलिए ए विल विन द इलेक्शन। यू हैव टू नो दैट ए के पास कोई मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं है। ए के पास सिर्फ 35% वोट्स है, लेकिन उसके पास सबसे ज़्यादा वोट्स है। सो देयर इज़ नो क्राइटेरिया कि मेजॉरिटी ऑफ वोट्स होने चाहिए। A candidate to win needs to secure only maximum number of votes, more votes than any other candidate. That's it. ठीक है, दिस इज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अच्छा, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इंडिया में किन इलेक्शंस में अप्लाई होता है? 3 इलेक्शंस में इस सिस्टम का यूज़ होता है। एक तो हो गया लोकसभा इलेक्शंस, दूसरा हो गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, और तीसरा हो गया लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस। लोकसभा मीन्स लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ द लोकसभा और द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, हर स्टेट के पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ठीक है, अब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जिस एरिया में इलेक्शंस होने हैं उस एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि लोकसभा के इलेक्शंस पूरे देश में होते हैं तो पूरे इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। या फिर अगर किसी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं तो उस स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए फाइट करते हैं और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है। यानी कि अगर लोकसभा इलेक्शंस में लखनऊ को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया है तो फिर लखनऊ से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा। ये वो कैंडिडेट होगा जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और इलेक्ट होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिले, बस ये ज़रूरी है कि बाकी कैंडिडेट्स से ज़्यादा वोट्स मिले। अब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक सीट अलॉट हुई है। दैट मीन्स 1 सीट पर कॉन्स्टिट्यूएंसी। 543 constituencies in Lok Sabha means 543 representatives, one from each constituency, and 543 seats in Lok Sabha. हाँ, ऑल्दो 2 एक्स्ट्रा सीट्स हैं लोकसभा में जो कि रिजर्व्ड है फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। सो देयरफॉर इन टोटल लोकसभा हैज़ 545 सीट्स। ठीक है, इस सिस्टम को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बोला जाता है क्योंकि इस इलेक्शन सिस्टम में वो कैंडिडेट जो कि बाकी कैंडिडेट्स से आगे है इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स, वो जीता है। दैट कैंडिडेट क्रॉसेस द विनिंग पोस्ट फर्स्ट। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लूरालिटी सिस्टम। ये इसका एक और नाम है। ठीक है, अच्छा, इस
इस सिस्टम में एक पार्टी को जितनी परसेंटेज सीट्स मिलती हैं, इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स इट गेट्स इन द इलेक्शन। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। लोकसभा इलेक्शंस होते हैं और से एक पार्टी, सपोज आम आदमी पार्टी, इसको एक भी सीट नहीं मिलती इन द इलेक्शंस। मतलब कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स 543 इलेक्शंस में से एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी 543 में से एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं जीतते, ठीक है। सो आम आदमी पार्टी हैज़ नाउ 0 सीट्स आउट ऑफ 545 सीट्स इन द लोकसभा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को एक भी वोट ना मिला हो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से। ऐसा भी तो हो सकता है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट खड़े हुए हों, उनमें आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को सेकंड हाईएस्ट वोट्स मिले हों। यानी कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में सेकंड हाईएस्ट वोट्स मिलने के बाद भी एक भी सीट ना मिले। दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल इन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टी को सिर्फ 40-45% वोट्स ही मिले हों, लेकिन उनके कैंडिडेट्स को 80% सीट्स मिले हों। ऐसा कांग्रेस के साथ हुआ था इन 1989 इलेक्शंस, जब कांग्रेस को 80% सीट्स मिली थी लेकिन सिर्फ 48% वोट्स ही मिले थे। और इसका रीज़न यही है कि जो कैंडिडेट जीतेगा किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, उसे मेजॉरिटी ऑफ वोट्स या मोर देन 50% ऑफ वोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास उसे बस बाकी कैंडिडेट्स से आगे रहना है, चाहे उसके पास 25% वोट्स ही क्यों ना हो। एंड सिमिलरली अगर किसी कैंडिडेट को हाईएस्ट वोट्स नहीं मिले तो वो सीट नहीं जीत सकता, भले ही उसके पास 40% वोट्स ही क्यों ना हो। कोई और कैंडिडेट जिसके पास 40% से ज़्यादा वोट्स हैं वो जीतेगा, ठीक है। एक डिसएडवांटेज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का ये है कि जो कैंडिडेट्स जीते नहीं हैं उनके वोट्स वेस्ट जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से 4 कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं इलेक्शन में। अब जीतेगा तो एक ही इन चारों में से। मे बी द पर्सन हु विंस गेट्स 45% ऑफ द वोट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंसी। लेकिन जो बाकी 55% ऑफ वोट्स हैं जो मिले हैं बाकी 3 कैंडिडेट्स को, वो तो वेस्ट गए, क्योंकि ये बाकी 3 कैंडिडेट्स तो अब रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बनेंगे, ठीक है। सो इन 55% वोट्स का तो कुछ नहीं हुआ है ना, राइट। सो दिस इज़ वन डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कि जो वोट्स मिले हैं सभी लूजिंग कैंडिडेट्स को, वो सारे वोट्स वेस्ट जाते हैं। और इसी डिसएडवांटेज को एड्रेस करता है एक और इलेक्शन सिस्टम जिसका नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जिसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का सिर्फ यही एक डिसएडवांटेज नहीं है, इसके और भी डिसएडवांटेजेस हैं। मैं आपको बताता हूँ। दिस सिस्टम इज डिसएडवांटेजेस टू स्मॉलर सोशल ग्रुप्स टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। ऐसा इसलिए बिकॉज इस सिस्टम में जिसके पास ज़्यादा वोट्स होंगे वो जीतेगा। अब जो डोमिनेंट कम्युनिटी होगी या फिर मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस कम्युनिटी के मेंबर्स के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो मेजॉरिटी कम्युनिटी है और अपनी कम्युनिटी के कैंडिडेट्स को ही वोट करेगी। और इसलिए जो माइनॉरिटी या फिर मार्जिनलाइज कम्युनिटी के कैंडिडेट्स होंगे उनको इतने वोट्स नहीं मिलेंगे कि वो इलेक्शन जीत जाएं, क्योंकि इलेक्शन सिर्फ तभी जीतेंगे जब उनके पास सबसे ज़्यादा वोट्स हों। सो फॉर दिस रीज़न जो माइनॉरिटी या मार्जिनलाइज सोशल ग्रुप है वो पॉलिटिकली अंडर रिप्रेजेंटेटेड होगा ड्यू टू फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये हो गई सेकेंड disadvantage that first past the post system leads to political under representation of the marginalized और minority communities, ठीक है। इस डिसएडवांटेज को कुछ हद तक रिजॉल्व किया गया है सेपरेट इलेक्टोरेट्स और रिजर्वेशन का सिस्टम लाके। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का सिस्टम 1947 से पहले था और रिजर्वेशन का सिस्टम 1947 के बाद आया है। मैं आपको दोनों सिस्टम्स बताता हूँ। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो ब्रिटिश लेके आए थे, इसमें ऐसा था कि जो टोटल सीट्स थी लेजिस्लेटिव असेंबली की वो डिवाइडेड थी अमंग 3 कम्युनिटीज़, मुस्लिम्स, सिख्स और जनरल में हिंदूज़ और बाकी अदर कम्युनिटीज़, ठीक है। जो सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी उन सीट्स पर मुस्लिम कैंडिडेट्स ही इलेक्शन लड़ सकते थे। लेकिन उन सीट्स के लिए जो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व है उन सीट्स पर वोटिंग भी सिर्फ मुस्लिम्स ही करेंगे।
ऐसे ही जो सीट्स सिख्स के लिए रिजर्व्ड हैं उन पे वोटिंग भी सिर्फ सिख कम्युनिटी के लोग ही करेंगे. सो दिस इज सेपरेट इलेक्टोरेट कि भाई जिस कम्युनिटी के लिए वो सीट रिजर्व्ड है उसी कम्युनिटी के वोटर्स ही एलिजिबल होंगे टू वोट फॉर दैट सीट. सो दिस इज़ द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम. सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम में इशू ये है कि ये सिस्टम डिविज़न प्रमोट करता है कि मुस्लिम्स का इंटरेस्ट अलग है सिख्स से, सिख्स का इंटरेस्ट अलग है हिंदू से, तभी सेपरेटली वोटिंग हो रही है. सो इस सिस्टम को 1947 के बाद रिप्लेस किया गया और रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया. रिजर्वेशन सिस्टम में सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज़ लाइक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, बट देर इज़ नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स. यानी कि जो सीट्स रिजर्व्ड हैं फॉर द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ उन सीट्स पर सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के कैंडिडेट्स ही लड़ सकते हैं इलेक्शंस. लेकिन जो इन सीट्स पर वोटिंग होगी उसके लिए सभी वोटर्स एलिजिबल हैं और ना कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के वोटर्स. सो सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ वन कम्युनिटी, बट वोटर्स फॉर दैट सीट कैन बी ऑफ एनी कम्युनिटी. और सेपरेट इलेक्टोरेट्स में सीट्स आर रिजर्व फॉर द कैंडिडेट ऑफ वन कम्युनिटी एंड द वोटर्स फॉर दैट सीट आर फ्रॉम द सेम कम्युनिटी. ठीक है. इंडिया में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स. और कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं ये डिपेंड करता है ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दीज टू कम्युनिटीज़. यानी कि अगर शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन से 25% है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, देन लोकसभा में 25% ऑफ द सीट्स रिजर्व्ड होंगी फॉर शेड्यूल कास्ट. और ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए भी सीट्स रिजर्व्ड हैं इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन. और ऐसे ही स्टेट्स में भी. ठीक है. अगर किसी स्टेट में से पंजाब में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 50% है तो पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में 50% सीट्स रिजर्व्ड होंगी फॉर द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी. ठीक है. लोकसभा में आउट ऑफ 545 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट्स रिजर्व्ड हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट्स रिजर्व्ड है. ये जो रिजर्वेशन का प्रोविजन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज़, ये इनिशियली रखा गया था फॉर 10 ईयर्स. यानी कि रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब होगी 10 साल होगी टिल 10 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जब से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ है उसके 10 साल तक. ठीक है. लेकिन ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के 10 साल बाद एक्सटेंड किया गया फॉर अनदर 10 ईयर्स और फिर 10 साल बाद दोबारा 10 ईयर्स के लिए. सो ये प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्सटेंड हो रहा है 10 ईयर्स एट अ टाइम. ठीक है. थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ये है कि दिस सिस्टम लीड्स टू राइज ऑफ 2 मेजर कंपेटिटर्स, 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इंस्टेड ऑफ मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कि इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस. एंड द पावर कीप्स ऑन शिफ्टिंग बिटवीन दीज 2 पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है. कभी बीजेपी जीतेगी कभी कांग्रेस. ये डिसएडवांटेज इसलिए है क्योंकि बाकी छोटी पार्टीज़ के लिए यूजुअली स्पेस नहीं होती कम्पीट करने की और इलेक्शंस जीतने की. लेकिन जो इंडिया का फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ये थोड़ा डिफरेंट है इस केस में. इंडिया में इनिशियल ईयर्स में 1 पार्टी रूल था या फिर 1 पार्टी डोमिनेशन था जो कि कांग्रेस का रहा है. ठीक है. फिर 1989 से हमें कोalition गवर्नमेंट्स देखने को मिली. कोalition गवर्नमेंट्स मीन्स मैनी पार्टीज कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग अ कोalition. और ये कोalition के पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स होती हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए. एंड इन दिस वे मैनी पार्टीज कम टुगेदर टू रन द गवर्नमेंट. कोalitions तब बनते हैं जब किसी एक पार्टी के पास मेजॉरिटी ऑफ सीट्स ना हो, मतलब कोई एक पार्टी अकेले सरकार ना बना सके. एंड सो टू गेट मेजॉरिटी ऑफ सीट्स पार्टीज कम टुगेदर एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट. एंड बिकॉज ऑफ कोalitions जो स्मॉलर पार्टीज़ होती हैं जिनके पास बहुत कम सीट्स होती हैं, जिनका खुद के दम पर सरकार बनाने का तो बिल्कुल भी स्कोप नहीं होता, ये पार्टीज़ भी गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाती हैं. So thanks to coalition systems, smaller parties also get representation in the government. These smaller parties are often regional parties जो किसी स्टेट में prominent हो, किसी एक स्टेट में पॉपुलर हो, बट नेशनल इलेक्शन फाइट करें, बहुत कम सीट्स जीतें और फिर कोalition के थ्रू पावर में आए एट सेंटर. इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ये होगा शिरोमणि अकाली दल का इन पंजाब. ये रीजनल पार्टी है, पंजाब तक लिमिटेड है.
इस पार्टी ने नेशनल इलेक्शंस या फिर लोकसभा इलेक्शंस लड़े, बहुत बहुत थोड़ी सीट्स मिली, बट एनडीए कोalition विच इज़ लेड बाय बीजेपी उसका हिस्सा बने। और क्योंकि एनडीए कोalition ने सरकार बनाई बिकॉज दे हैड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स, शिरोमणि अकाली दल सेंटर में पावर में आई अलॉन्ग विद अदर पार्टीज विच वर अ पार्ट ऑफ द एनडीए कोalition। सो थ्रू कोalition सिस्टम रीजनल पार्टीज, स्मॉलर पार्टीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है सेंटर में गवर्नमेंट बनाने की, पावर में आने की। So rise of the coalition system is a feature of first past the post system of India. One more political trend apart from coalitions which is going on in the Indian politics is the rise of two-party competition in many states. जैसे तमिलनाडु में डीएमके वर्सेस एआईडीएमके के बीच मेजर कंपटीशन एंड बोथ ऑफ देम आर रीजनल पार्टीज, या फिर हरियाणा में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता है, ठीक है। So two parties competing against each other in states. These parties can be regional in nature or national level parties as well. एक बार फटाफट से सम अप कर लेते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को। इसमें द कंट्री इज़ डिवाइडेड अमंग स्मॉलर जोग्राफीज which are called as constituencies. One representative is elected from each constituency. The candidate who becomes the representative is the only one who gets the highest amount is the one who gets the highest amount of votes. And it is not necessary that the candidate to win the election must secure majority of votes, that is 50% or more. Voters are aware of the candidates who are fighting for election from the constituency, and so voters vote for the candidate. And a political party may get more or less seats than the percentage of votes it receives, ठीक है। So this is first past the post system for you. ये सिस्टम फॉलो होता है इंडिया में, यूके में और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में। इंडिया में ये सिस्टम यूज़ होता है फॉर लोकसभा इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस। एडवांटेज ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और ये सिस्टम क्यों प्रेफर किया गया ओवर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ये मैं आपको बताऊंगा आफ्टर एक्सप्लेनिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। सो ये था आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एड्रेस करता है वन मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम विच इज़ वेस्टेज ऑफ वोट्स। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में मैंने आपको बताया कि जिस कैंडिडेट के पास सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे वो जीतेगा इलेक्शन, लेकिन जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ आए हैं कैंडिडेट सिलेक्शन में, उनके वोट्स का क्या, उनको जितने वोट्स मिले लोगों से उनका तो कोई यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। इस डिसएडवांटेज को एड्रेस करता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में सीट्स पार्टीज़ को अलॉट होती हैं, जैसे कि 100 सीट्स हैं और टोटल 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो फाइट कर रही हैं इलेक्शन में। तो ये 100 सीट्स इन 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ में डिवाइड होंगी, और वो कैसे होंगी, ये होंगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स दीज पार्टीज गेट। यानी कि अगर इलेक्शन में पार्टी ए को 45% वोट्स मिलते हैं, पार्टी बी को 30%, पार्टी सी को 20% और पार्टी डी को 5% वोट्स मिलते हैं, सो सीट्स का डिविजन भी वही सेम रेशो में होगा, सेम प्रोपोर्शन में होगा। यानी कि पार्टी ए को 100 में से 45 सीट्स मिलेंगी, बी को 30, सी को 20 और डी को 5 सीट्स मिलेंगी। So parties will get representation in proportion to the votes they get. That is why the system is called as proportional representation system. अब इस सिस्टम में एक भी वोट वेस्ट नहीं जाता, क्योंकि अगर किसी पार्टी को 5% वोट्स ही मिले हैं, जो कि सपोज सबसे कम वोट्स हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, फिर भी इस पार्टी को 5% ऑफ द टोटल सीट्स मिलेंगी, ठीक है। अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि पार्टीज़ के कैंडिडेट्स कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन लड़ते हैं, और जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो जीतता है, ठीक है। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं, कैंडिडेट्स नहीं लड़ते हैं। इलेक्शंस होते हैं और लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज वोट्स पॉलिटिकल पार्टीज़ को सीट्स अलॉट होती हैं। Proportion of the seat allotted to a political party is same as the proportion of the votes the political party gets. Now every political party before the voting for election एक list release करती है। ये list होती है उसके candidates की, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि ये उस पार्टी के candidates का pool है।
और इस लिस्ट से पार्टी कैंडिडेट्स को सेलेक्ट या फिर नॉमिनेट करेगी आफ्टर इलेक्शंस डिपेंडिंग ऑन कि कितनी सीट्स मिलती हैं उस पार्टी को। इस लिस्ट को बोलते हैं प्रेफरेंस लिस्ट। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कल को पंजाब में इलेक्शंस होते हैं और टोटल सीट्स हैं 100, और इन 100 सीट्स के लिए 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ कंटेस्ट करती हैं। अब हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले एक लिस्ट निकालती है जिसको बोलते हैं प्रेफरेंस लिस्ट। इस लिस्ट में उस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स के नाम होंगे। ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं होगा कि किसी पर्टिकुलर सीट या फिर कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। यानी कि कैंडिडेट्स को कॉन्स्टिट्यूंसीज अलॉटेड नहीं होंगी कि भाई ये कैंडिडेट अमृतसर की कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हो रहा है, ये कैंडिडेट पटियाला की कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हो रहा है। बस इतना ही डिक्लेयर हुआ कि किसी पर्टिकुलर सीट या फिर कॉन्स्टिट्यूंसी पर कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ेंगी। अब लोग वोट करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ को। नाउ दिस इज़ अनलाइक द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जहाँ पे पहले से ही क्लैरिटी होती है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, और लोग फिर कैंडिडेट्स को वोट करते हैं। ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कैंडिडेट्स तो हमें पता नहीं, हमें बस ये पता है कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्टिसिपेट करेंगी इलेक्शंस में। तो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखकर वोट देंगे। दैट मीन्स लोग कैंडिडेट्स को नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट देंगे। अब वोटिंग हो गई से सपोज़ 1000 वोट डले हैं फॉर 100 सीट्स, 100 सीटों के लिए। पार्टी ए को मिले 1000 में से 400 वोट्स, तो पार्टी ए के हुए 40%, और पार्टी बी को मिले 300 वोट्स, पार्टी सी को मिले 200 वोट्स, और पार्टी डी को मिले 100 वोट्स। दैट मीन्स प्रपोर्शन ऑफ वोट्स पार्टी ए के हुए 40%, बी के हुए 30%, सी के हुए 20% और डी के हुए 10% वोट्स। तो अब जो 100 सीट्स हैं उनका डिवीजन भी इसी प्रोपोर्शन में होगा बिटवीन पार्टीज़। यानी कि पार्टी ए को मिलेंगी 40% सीट्स, बी को मिलेंगी 30%, सी को मिलेंगी 20% और डी को मिलेंगी 10%। टोटल 100 सीट्स हैं तो ए को मिलेंगी 40 सीट्स, बी को मिलेंगी 30, सी को मिलेंगी 20 और डी को मिलेंगी 10 सीट्स। अब सीट्स का डिवीजन हो गया बिटवीन पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स दे गॉट। ठीक है। सीट्स तो अलॉट हो गई पॉलिटिकल पार्टीज़ को, लेकिन अब इन सीट्स पर उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का कौन सा कैंडिडेट बैठेगा। भाई अगर पार्टी ए को 40 सीट्स अलॉट हुई है तो उन 40 सीट्स पर ए के 40 कैंडिडेट्स कौन से होंगे। इसमें रोल आता है प्रेफरेंस लिस्ट का। अब जो पार्टी ए है वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट उठाएगी जिसमें पार्टी ए के कैंडिडेट्स की लिस्ट दी गई है, और इस लिस्ट में से पार्टी ए 40 कैंडिडेट्स नॉमिनेट करेगी फॉर द 40 सीट्स। ठीक है। और ऐसे ही पार्टी बी 30 कैंडिडेट्स नॉमिनेट करेगी फ्रॉम इट्स ओन प्रेफरेंस लिस्ट। सो ऐसे ही हर पॉलिटिकल पार्टी को जितनी सीट्स मिली हैं उतने ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अलॉट करेगी फ्रॉम देयर प्रेफरेंस लिस्ट। एक बार सम अप कर देता हूँ। पीपल वोट फॉर पार्टीज एंड नॉट कैंडिडेट्स। Every party declares a list of nominees for the seats before elections, and this list is called as preference list. The quota of seats a party gets is in proportion to the quota of votes given to it, and after elections, the party picks nominees from the list to fill the quota of seats. ठीक है। सो दिस इज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अच्छा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में 2 वेरिएशंस हो सकती हैं। पहला तो ये कि पूरा कंट्री एक कॉन्स्टिट्यूंसी की तरह ट्रीट किया जाए, जैसे कि इंडिया में लोकसभा की 543 सीट्स हैं जिसके लिए इलेक्शंस होते हैं। अब इंडिया को लोकसभा इलेक्शंस के लिए 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ना डिवाइड करके पूरे देश को एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी कंसीडर किया जाए, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 543 सीट्स होंगी, और जो पॉलिटिकल पार्टी को सीट्स अलॉट होंगी वो होंगी इन प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स दे गेट। सो दिस इज़ द फर्स्ट वेरिएशन वेयर द होल कंट्री इज ट्रीटेड एज वन कॉन्स्टिट्यूंसी। ये वेरिएशन नीदरलैंड्स और इसराइल में फॉलो किया जाता है। सेकेंड वेरिएशन में कंट्री को कई सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही सीट होगी। ऐसा भी हो सकता है कि 543 सीट्स को 100 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 100 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाए। दैट मीन्स समवेयर अराउंड 5 सीट्स पर कॉन्स्टिट्यूंसी अलॉट होंगी ऑन एन एवरेज।
अब हर पार्टी एक प्रेफरेंस लिस्ट निकालती है फॉर ईच कंस्टिट्यूंसी एंड दिस विल बी बेस्ड ऑन हाउ मेनी सीट्स आर अलॉटेड टू दैट कंस्टिट्यूंसी. सो दिस इज द सेकंड वेरिएशन. देयरफॉर फर्स्ट वेरिएशन में पूरा कंट्री एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी होगा और पार्टीज एक ही प्रेफरेंस लिस्ट निकालेंगी. एंड इन सेकंड कॉन्स्टिट्यूंसीज देयर विल बी मैनी कॉन्स्टिट्यूंसी और पार्टीज हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक अलग प्रेफरेंस लिस्ट निकालेगी. जो सेकेंड वेरिएशन है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, ये फॉलो होता है अर्जेंटीना में और पोर्चुगल में. ठीक है. अब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक ही रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है बिकॉज देयर इज़ वन सीट अलॉटेड फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी. लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम में एक कॉन्स्टिट्यूंसी को मोर देन वन सीट भी अलॉट हो सकती हैं. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पूरे कंट्री के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी बना ली और फिर 543 सीट्स को 100 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया. ठीक है. अब जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है उसका एक तो ये एडवांटेज है कि इसमें वोट्स वेस्ट नहीं जाते. किसी पार्टी को अगर सिर्फ 2% वोट्स मिले हैं तो उसे 2% सीट्स भी मिलेंगी. दिस इज़ अनलाइक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जहाँ जो कैंडिडेट्स हाईएस्ट वोट सिक्योर नहीं कर पाए उनके वोट्स का कोई यूज़ नहीं है. और दूसरा एडवांटेज फॉर द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ये है कि स्मॉलर पार्टीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिलता है. जो स्मॉलर पार्टीज़ हैं जो स्मॉलर पार्टीज़ होती हैं जिनका वोट बैंक बहुत छोटा होता है, जिनको कम वोट्स मिलते हैं, उनके लिए इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट सीट्स विद फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम में उन्हें उनके वोट्स के प्रोपोर्शन में सीट्स मिल जाएंगी. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की डिसएडवांटेजेस मैं एक बार आपको बता देता हूँ. पहली डिसएडवांटेज तो ये है कि द सिस्टम इज़ कॉम्प्लिकेटेड फॉर द वोटर टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ज़्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि इसमें पूरा एरिया छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड होता है. हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है और एंड वोटर्स को कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके नाम पहले से वोटिंग करने से पहले से पता होते हैं. सो इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू चूज़ कि किसको वोट दे रहे हैं. ठीक है. दूसरा डिसएडवांटेज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का ये है कि क्योंकि इस सिस्टम में वोट परसेंटेज के अकॉर्डिंग सीट्स मिलती हैं पार्टीज़ को. सो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सीट अलॉट हो. किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर 0.1% वोट्स भी मिले हैं तो उसको 0.1% सीट्स मिलेंगी. सो इससे क्या होगा कि टोटल सीट्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में. और इससे जो पॉसिबिलिटी है ऑफ वन पार्टी गेटिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स वो कम हो जाएगी. और इससे कोalition गवर्नमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी. और कोalition गवर्नमेंट्स कम स्टेबल होती हैं क्योंकि कल को कोई पार्टी जो कोalition का पार्ट है उसने कोalition लीव कर दिया और अगर इससे कोalition की जो टोटल सीट्स हैं वो कम हो गई मेजॉरिटी नंबर से विच इज़ 1 सीट मोर दैन 50% ऑफ टोटल सीट्स. जैसे कि लोकसभा में 543 सीट्स पर इलेक्शन होता है तो 543 का हाफ हुआ 272 + 1. सो दिस इज़ द नंबर विच इज़ रिक्वायर्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी और अ कोalition टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. और अगर ये कोalition में से एक पार्टी ब्रेक करती है और अगर इससे जो कोalition का जो टोटल सीट्स हैं वो 272 के नंबर से कम हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी. ठीक है. सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ कोalition गवर्नमेंट्स विच आर अनस्टेबल इन नेचर एंड दिस सिस्टम कैन लीड टू अनस्टेबल गवर्नमेंट्स. ठीक है. Third disadvantage of proportional representation system is that the system encourages the formation of political parties on the basis of fault lines. क्योंकि इस सिस्टम में चाहे एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत कम वोट्स मिले हों लेकिन कुछ तो सीट्स मिलेंगी. भले ही 0.1% वोट्स मिले हों तो 0.1% सीट्स तो मिलेंगी. अच्छा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से इशू क्या होगा कि कल को हर कम्युनिटी के लोग, हर कास्ट या फिर रिलीजन के लोग अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाना शुरू कर देंगे क्योंकि कुछ सीट्स तो मिलेंगी कम से कम, है ना. तो यहाँ से जो इंडियन सोसाइटी की फॉल्ट लाइन्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट या फिर रिलीजन वो एक्सपैंड होंगी और मजबूत होंगी. सो दिस इज़ अनलाइक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जहाँ पे
अगर आपके पास सबसे ज़्यादा वोट्स नहीं हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो आपको सीट नहीं मिलेगी। सो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम डिस्करेज करता है छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज बनाने में, ठीक है। इंडियन इलेक्शन सिस्टम में दोनों फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूज़ होता है। जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है वो यूज़ होता है फॉर लोकसभा इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस। और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो यूज़ होता है इन 4 इलेक्शंस, जो कि हैं प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस में, ठीक है। Now, why first past the post system is chosen over proportional representation system in case of Lok Sabha elections, state legislative assembly elections and local government elections? फर्स्ट रीज़न तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ज़्यादा सिंपल है और इसलिए वोटर्स को इलेक्शन सिस्टम अंडरस्टैंड करने में इशू नहीं होगा। सेकेंड रीज़न ये है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट्स बनेंगी। अब ये तो मैंने आपको बताया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से मल्टी पार्टी गवर्नमेंट्स या फिर कोalition गवर्नमेंट्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो कि ज़्यादा अनस्टेबल गवर्नमेंट्स हैं। It is relatively easy to get majority for a single party in a first past the post system because जो smaller parties होती हैं जिनके पास वोट्स बहुत कम होते हैं, उनको सीट्स मिलने के चांसेस भी कम होते हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज जिस कैंडिडेट के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स होते हैं वही कैंडिडेट सीट जीतता है। सो देयर इज़ लेस चांस कि मैनी पार्टीज गेट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सीट्स, एंड ऊपर से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के थ्रू बोनस सीट्स भी मिलती हैं लार्जेस्ट पार्टी को। जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा वोट्स होते हैं यूजुअली उसको जो परसेंटेज ऑफ सीट्स मिलती हैं वो कई ज़्यादा होती है उसके परसेंटेज ऑफ वोट्स से, ठीक है। जैसे कि कांग्रेस को 1989 के इलेक्शंस में 80% सीट्स मिली थी लोकसभा इलेक्शंस में, लेकिन सिर्फ 48% वोट्स मिले थे। और इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो लार्जेस्ट पार्टी अकेले ही मेजॉरिटी ऑफ सीट्स ले ले, या फिर जो मेजॉरिटी ऑफ सीट्स का नंबर है विच इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट उस नंबर के बहुत क्लोज आ जाए। सो यूजुअली कोalition गवर्नमेंट की नीड कम होगी या फिर लेस कॉम्प्लेक्स कोalition बनेगा, विच मीन्स मोर स्टेबल गवर्नमेंट इन केस ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। थर्ड रीज़न हो गया कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम फॉल्ट लाइंस के बेसिस पर पॉलिटिकल पार्टीज बनाना डिस्करेज करता है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में ज़्यादा चांसेस हैं कि कास्ट या फिर रिलीजन के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज बने। इससे इंडियन सोसाइटी की यूनिटी को हार्म होगा, ठीक है। फोर्थ रीज़न ये है कि वोटर्स एग्जैक्टली नो कि कौन सा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टी इन देयर कंस्टिट्यूएंसी। So voters know that which candidate will become the representative from the constituency if a particular political party wins elections. So voters can vote not just between political parties but between candidates, whereas in proportional representation system, exactly which candidate will represent which constituency if the party wins, this is not declared. बस एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स पर कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर होती हैं बिफोर इलेक्शंस। सो वोटर्स डोंट हैव अ क्लैरिटी ऑन विच कैंडिडेट विल बिकम देयर रिप्रेजेंटेटिव इफ द पार्टी विंस इलेक्शंस। और तो और कैंडिडेट्स की क्लैरिटी होने की वजह से पीपल कैन होल्ड द कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर द अफेयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। So these are the reasons why first past the post system was chosen over proportional representation system in case of Lok Sabha elections, state legislative assembly elections and local government elections. Now in case of India जो proportional representation system use होता है उसके साथ एक और system use होता है जिसको बोलते हैं single transferable vote system. So basically India में proportional representation system with single transferable vote का सिस्टम है यूज़ होता है फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है ये मैं आपको राज्यसभा के इलेक्शंस के प्रोसेस से समझाता हूँ। देखो, राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए हर स्टेट को राज्यसभा की सीट्स का एक कोटा दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा है उस स्टेट को ज़्यादा सीट्स मिलती हैं इन राज्यसभा। अब फॉर एग्जांपल फॉर इलेक्शन टू दी सीट्स
for each state there will be voting, and this voting will be done by member of legislative assembly of each state. यानी कि जो राजस्थान को राज्यसभा की सीट्स मिली हैं, उन सीट्स के इलेक्शन में राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स वोट करेंगे, ना कि जनरल पब्लिक ऑफ राजस्थान. अब हर वोटर को सिंपली अपने कैंडिडेट्स को वोट नहीं देना, हर वोटर को एक प्रेफरेंस लिस्ट देनी है. इस प्रेफरेंस लिस्ट में वोटर कैंडिडेट्स को रैंक देगा अकॉर्डिंग टू हिज प्रेफरेंस. यानी कि अगर 10 कैंडिडेट्स हैं तो वोटर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में मेंशन करेगा कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट ए को जाती है, सेकंड प्रेफरेंस कैंडिडेट बी को जाती है, एंड सो ऑन. अच्छा, इस सिस्टम में हर कैंडिडेट को एक मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर करने हैं टू गेट इलेक्टेड फॉर अ सीट टू राज्यसभा फ्रॉम द स्टेट. अब वो मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे जो कि हर कैंडिडेट को सिक्योर करने हैं इन द इलेक्शन, इसका एक फार्मूला है विच इज़ टोटल वोट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्लस 1. और ये डिवीजन होने के बाद जो नंबर आता है उसमें +1 और कर दो. यानी कि अगर 200 MLAs हैं राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली में, और सीट्स और राजस्थान के पास 4 राज्यसभा की सीट्स हैं, तो नंबर ऑफ़ वोटर्स हो जाएंगे 200 एंड द टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हुई 4. तो मिनिमम कोटा ऑफ द वोट्स विल बी 200/4 + 1 विच इज़ 200/5 विच इज़ 40. और इसमें 1 और ऐड कर दो तो 40 + 1 विच इज़ 41. तो हर कैंडिडेट को 41 वोट्स चाहिए टू गेट इलेक्टेड फॉर द राज्यसभा सीट फ्रॉम राजस्थान. अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि हर वोटर एक प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करेगा जिसमें उसकी प्रेफरेंस लिखी होगी रिगार्डिंग कैंडिडेट्स. तो जब वोट्स की काउंटिंग होगी तो फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट्स पहले काउंट होंगे. यानी कि हर वोटर की जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उसको एज अ वोट कंसिडर करके काउंट करेंगे. यानी कि अगर 200 MLAs में से 50 MLAs ऐसे हैं जिन्होंने कैंडिडेट ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, तो हम कंसिडर करेंगे कि कैंडिडेट ए को 50 वोट्स मिले हैं. ठीक है. अब इस काउंटिंग के बाद अगर हमें कोई 4 कैंडिडेट्स ऐसे मिलते हैं जिनको 41 या 41 से ज़्यादा वोट्स मिले, 41 as I told you was the minimum quota of votes which a candidate must secure to get elected. So अगर we get any 4 candidates with 41 votes, then election is complete and these 4 candidates will represent Rajasthan and the Rajya Sabha on the 4 seats. ठीक है. अच्छा, ऐसा भी केस हो सकता है कि 4 की जगह 5 कैंडिडेट्स ऐसे मिल जाए कि जिन्होंने 41 का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया. वेल, आई थिंक ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज 5 कैंडिडेट्स को 41 वोट्स मिलना मीन्स कि 205 वोट्स विच इज़ नॉट पॉसिबल. एंड एज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स आर 200. ठीक है. लेकिन ऐसा केस हो सकता है कि हमें सिर्फ 2 ही कैंडिडेट्स मिले जिन्होंने 41 का मार्क क्रॉस किया है. सो नाउ व्हाट, सीट्स तो 4 हैं, सो हमें 2 और कैंडिडेट्स चाहिए. सो अब क्या करेंगे कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट्स हमने काउंट किए थे, इसके अकॉर्डिंग जिस कैंडिडेट को लोवेस्ट वोट्स मिले उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, उसको हम कंपटीशन से बाहर निकाल देंगे. और इस एलिमिनेटेड कैंडिडेट को जितने भी वोटर्स ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी उनके वोट्स में जिस कैंडिडेट को सेकंड प्रेफरेंस मिली थी उनको वोट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे. मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. सपोज कैंडिडेट डी को 10 वोट मिले, यानी कि 10 वोटर्स ने फर्स्ट प्रेफरेंस मेंशन की थी फॉर कैंडिडेट डी. अब ऐसा सीन बन गया कि कैंडिडेट डी के जो ये 10 वोट्स हैं ये सबसे कम है, यानी कि बाकी सभी कैंडिडेट्स को 10 से ज़्यादा वोट्स मिले हैं. तो अब क्या होगा कि कैंडिडेट डी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा फ्रॉम द कॉम्पिटिशन. और जो 10 वोट्स हैं जो 10 वोटर्स हैं जिन्होंने कैंडिडेट डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, उनके वोट्स शिफ्ट हो जाएंगे टू द सेकंड प्रेफरेंस वाला कैंडिडेट. यानी कि अगर किसी वोटर ने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है और कैंडिडेट एक्स को सेकंड प्रेफरेंस दी है, तो अब डी तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसको सबसे कम वोट्स मिले थे. सो अब ये वाला वोट एक्स के पास चला जाएगा. ठीक है. सिमिलरली
कोई और वोटर ने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है और कैंडिडेट वाई को सेकंड प्रेफरेंस, तो अब ये वाला वोट वाई के पास चला जाएगा और ऐसे ही डी के सारे 10 वोट्स चले जाएंगे उन कैंडिडेट्स के पास जिनको उन वोट्स में सेकंड प्रेफरेंस दी गई है। अब ये होने के बाद दोबारा काउंटिंग होगी और देखा जाएगा कि क्या हमें और कैंडिडेट्स मिले जिन्होंने 41 का मार्क क्रॉस किया, क्या हमें वो 4 कैंडिडेट्स मिल गए जो 4 सीट्स फिल करेंगे राज्यसभा की। सपोज हमें एक और कैंडिडेट मिल गया जिसने 41 का मार्क क्रॉस किया है, सो अब ये भी इलेक्ट हो जाएगा। पहले 2 इलेक्ट हो चुके हैं और अब ये और हो गया। सो नाउ वी हैव 3 कैंडिडेट्स हु हैव क्रॉस द 41 का मार्क, ठीक है। अब हमें एक और कैंडिडेट चाहिए क्योंकि 4 सीट्स हैं हमारे पास। सो अब फिर से वही चीज़ होगी। अब ये दोबारा काउंटिंग होगी। इसमें जिस कैंडिडेट के पास लीस्ट वोट्स होंगे दैट कैंडिडेट विल बी एलिमिनेटेड और उसके वोट्स में जो भी कैंडिडेट्स एज नेक्स्ट प्रेफरेंस मेंशन है उनको वोट ट्रांसफ़र हो जाएगा एंड देन अगेन काउंटिंग होगी एंड दिस गोज़ ऑन टिल द टाइम वी हैव 4 कैंडिडेट्स हु हैव क्रॉस द 41 वोट मार्क बिकॉज वी हैव 4 सीट्स टू फिल, ठीक है। सो दिस इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विद proportional representation with single transferable vote system, and this method is used in election of president, vice president, Rajya Sabha seats and state legislative council seats, ठीक है। Now coming to the next topic which is delimitation commission. delimitation commission एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो डिसाइड करती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज। मैंने आपको बताया कि इंडिया में इलेक्शंस के लिए पूरे एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है और क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का यूज़ होता है तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है। अब ये दोनों इलेक्शंस में होता है, लोकसभा इलेक्शंस में भी जिसमें पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है और स्टेट इलेक्शंस में भी जिसमें उस स्टेट को जिसके इलेक्शंस हो रहे हैं उसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। जो स्टेट इलेक्शंस में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीतता है वो बनता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, और जो कैंडिडेट नेशनल या फिर लोकसभा इलेक्शंस में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतता है उसे बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज दोनों स्टेट इलेक्शंस के लिए और नेशनल इलेक्शंस के लिए डिसाइड करता है डिलिमिटेशन कमीशन। ये बाउंड्रीज डिसाइड की जाती हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के बेसिस पे। ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज इस तरह से बनाई जाती हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन लगभग सिमिलर हो। ऐसा ना हो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे लोग हैं और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत कम लोग हैं, ठीक है। वैसे इस टॉपिक को मैं डिटेल में कवर करूँगा जब हम लक्ष्मीकांत कवर करेंगे। अभी मैं बस उतना ही बता रहा हूँ जितना इस बुक में दिया गया है, जितना इस चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। सो जो सेंट्रल फंक्शन है डिलिमिटेशन कमीशन का वो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज सेट करना। अपार्ट फ्रॉम इट डिलिमिटेशन कमीशन ये भी डिसाइड करता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व्ड होंगी फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन बोथ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। कुछ सीट्स रिजर्व्ड हैं फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब और ये सीट्स रिजर्व्ड हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। अब जैसे पूरे कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है एससी की, उसके हिसाब से एससी के लिए सीट्स रिजर्व्ड करी जाएंगी इन लोकसभा। एंड सिमिलरली किसी स्टेट में कितने % पॉपुलेशन है एससी की, उसके अकॉर्डिंग उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स रिजर्व करी जाएंगी एससी के लिए, ठीक है। एंड सिमिलरली एसटी के लिए भी सीट्स रिजर्व करी जाएंगी इन बोथ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, ठीक है। अब ये तो हो गया हाउ टू डिसाइड द नंबर ऑफ सीट्स विच विल बी रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा। लेकिन विच कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू बी रिजर्व्ड, भाई अगर एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में 100 सीट्स हैं और ये उस स्टेट में 10% पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट है तो फिर 10 सीट्स रिजर्व करी जाएंगी फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी कि 100 में से 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट
इन 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज में सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन ये 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज कौन सी होंगी 100 में से, ये कैसे डिसाइड होगा? तो देखो, जहाँ तक शेड्यूल ट्राइब की बात है, तो जिन भी कॉन्स्टिट्यूंसीज पे शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, वो वाली कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व करी जाएंगी फॉर शेड्यूल ट्राइब। जैसे कि स्टेट में 5 सीट रिजर्व्ड हैं फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, किसी स्टेट में 5 सीट्स रिजर्व्ड हैं फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो अब ये 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज वो होंगी जिनमें उन कॉन्स्टिट्यूंसीज की टोटल पॉपुलेशन में से शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा है। यानी कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी है, और ये परसेंटेज सबसे ज़्यादा है अमंग ऑल कॉन्स्टिट्यूंसीज, तो ये वाली कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे पहले सेलेक्ट होगी, ठीक है। So the constituencies with the highest proportion of scheduled tribe in the state will be reserved for scheduled tribe, ठीक है। लेकिन for choosing constituencies reserved for scheduled caste, एक तो सेम क्राइटेरिया हो गया पॉपुलेशन का, यानी कि दोज कॉन्स्टिट्यूंसीज विद हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन विल बी रिजर्व्ड। लेकिन एट द सेम टाइम डिलिमिटेशन कमीशन एक और क्राइटेरिया को ध्यान में रखता है, विच इज़ स्प्रेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट। Delimitation Commission ensures that the constituencies reserved for scheduled castes are spread across the state, या फिर in case of Lok Sabha elections, the constituencies reserved for scheduled castes are spread across the country evenly. This is because scheduled caste population is spread evenly, ठीक है। और जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं ये रोटेट होती हैं एवरी टाइम डिलिमिटेशन एक्टिविटी टेक्स प्लेस। यानी कि एक बार एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व किया है, एंड नेक्स्ट टाइम जब डिलिमिटेशन होगी तो किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व करेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, देयर इज अ रिजर्वेशन फॉर वुमेन एज वेल। दिस रिजर्वेशन फॉर वुमेन इज देयर इन लोकल गवर्नमेंट्स, यानी कि रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, ठीक है। एंड वन लास्ट पॉइंट, जो ये जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न होता है सीट्स के लिए, अगर इसको ऑल्टर करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू करना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी सोसाइटी के सेक्शन के लिए, किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए सोसाइटी के रिजर्वेशन लानी है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही ला सकते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, डिलिमिटेशन कमीशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, एंड दिस कमीशन वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, ठीक है। सो दिस इज डिलिमिटेशन कमीशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। देखो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेसी इज नेसेसरी। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए तो फिर डेमोक्रेसी नहीं है, तो फिर ये डेमोक्रेसी नहीं है, बिकॉज विदाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विल ऑफ द पीपल कैनॉट बी रिफ्लेक्टेड। इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक इलेक्शंस भी बोला जाता है। सो इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्शन सिस्टम एंड इज क्रूशियल फॉर अ डेमोक्रेसी। एंड विद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वोटर गिव लेजिटिमेट एक्सप्रेशन टू देयर एस्पिरेशंस, ठीक है। इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सिस्टम फॉलो किया जाता है इन इलेक्शंस। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स कि ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर एलिजिबल टू वोट इन इलेक्शंस। ऑल सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 18 कैन वोट, एंड दिस इज irrespective of their education or economic or social status. So there is an assumption behind universal adult franchise that all adults are equally good in deciding what is good for the country. Therefore, every adult citizen of India has a right to vote. This ensures equality and non-discrimination in political domain, and ensures that all adult citizens participate in electing their representatives. Universal adult franchise also ensures that all the adult citizens are given the opportunity to express their will regarding who will represent them in the government, which is basically the core of a democracy. डेमोक्रेसी का सेंट्रल आइडिया क्या है कि लोगों के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चले, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि सभी लोगों को इक्वल राइट्स दिया जाए टू इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, एंड दिस इज़ पॉसिबल थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देयरफॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, ठीक है।
One important point, till 1989, the minimum age of voting was 21 years. Anyone who is 21 or above and is Indian citizen was eligible to vote in elections. But in 1989, this age criteria was reduced to 18. Now, any Indian citizen who is 18 or above can vote in elections. Now, apart from right to vote, citizens also have right to stand in elections. All citizens above certain age are eligible to contest elections. However, there is a different minimum age criteria for different elections. जैसे कोई लोकसभा और लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में मिनिमम एज का एज टू कंटेस्ट इज 25, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम एज देयर आर अदर क्राइटेरियाज एज वेल टू स्टैंड इन इलेक्शंस, जैसे कि अ पर्सन हु इज इम्प्रिजन्ड फॉर 2 और मोर देन 2 years is disqualified from contesting elections. But there is no criteria of income, education or gender to contest elections, ठीक है. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तब पॉसिबल है जब कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो करेंगे द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक कंपटीशन. यहाँ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक कंपटीशन मींस कि जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज मनी का अनफेयर यूज़ ना करें इलेक्शंस में, ताकि सभी कैंडिडेट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले टू कंटेस्ट एंड विन इलेक्शंस. Equal opportunity for all voters to vote according to their individual will and aspiration, and equal opportunity for each candidate to contest and win elections. This is what is meant by the spirit of democratic competition. देखो अब नो इलेक्शन सिस्टम इन द वर्ल्ड इज़ परफेक्ट. हर इलेक्शन सिस्टम में इंक्लूडिंग दैट ऑफ इंडिया फ्लॉस एंड लिमिटेशंस होते हैं, यानी कि देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप टू मेक इलेक्शंस मोर फ्री एंड फेयर. एंड ड्यू टू दिस democratic countries न्यू मैकेनिज्म्स लेकर आती हैं टू मेक इलेक्शंस मोर फ्री एंड फेयर. ये जो नए मैकेनिज्म्स न्यू चेंजेस होते हैं इन इलेक्शन सिस्टम टू मेक दम मोर फ्री एंड फेयर, इनको बोलते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. इंडियन इलेक्शन सिस्टम में भी कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म है जो इंश्योर करता है कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हों, फ्री एंड फेयर हों, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या फिर फ्रीडम टू कंटेस्ट इलेक्शंस या फिर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो बॉडी है जो इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है एट नेशनल एंड स्टेट लेवल, और इस बॉडी का इंडिपेंडेंट होना इम्पॉर्टेंट है ताकि किसी भी गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आके ये बायस्ड वे में इलेक्शंस ना करवाए, ठीक है. As I told you that there is always a scope to make elections more free and fair, and this is also the case with India. So कुछ suggestions दी गई हैं इस chapter में which will make Indian election system more democratic. These are: first, shift from first past the post system to some form of proportional representation system. इससे ये होगा कि parties will get seats in proportion to their votes. Many smaller parties will also get seats and votes will not go waste, ठीक है. Second is 1/3 reservation for women in state and national elections. Third is stricter provision to control a role of money in elections, so as to ensure that every candidate gets equal opportunity to win elections. This can be done with election expense when election expenses are paid by the government itself through some special fund instead of by the political parties, because some political parties have more money to spend on elections than others. Fourth suggestion is कि candidates who have any criminal case against them should be disqualified from contesting elections. Fifth is there should be a ban on use of caste and religious appeal by candidates to gain votes in election. And this is not just unfair, but this will also lead to broadening of religious and caste fault lines of Indian society. Sixth is there should be a law to regulate functioning of political parties so as to ensure that each political party works in a democratic and transparent manner. Political parties working in democratic and transparent manner is a step towards enhancing the spirit of democratic elections. ठीक है. Now there are some other ways to ensure free and fair elections, जैसे कि people should be more aware of the politics of the country and should be more actively involved in political activities. This will ensure that जब वोट देने का टाइम आएगा तो लोग ठीक से डिसीजन ले पाएं कि किस कैंडिडेट को वोट देना है. Also, there should be various political and voluntary organizations in the civil society of the country which can function as watchdog to ensure free and fair elections.
ये ऑर्गेनाइजेशंस कुछ माल प्रैक्टिसेस हाईलाइट कर सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, या फिर लोगों की पॉलिटिकल अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने का काम भी कर सकती है। इंडिया में जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है. इट इज़ नॉट परफेक्ट बट इट इज़ सक्सेसफुल टू अ गुड एक्सटेंट, एंड दिस success of Indian election system is dependent on a few things. First, voters are allowed to choose their candidates freely. वोटर्स पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है कि कैंडिडेट एक्स को वोट देना है या फिर वाई कैंडिडेट वाई को वोट देना है. वोटर्स आर फ्री टू गिव देयर वोट टू द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस. ठीक है. सेकेंड इज़ इंडिया में पावर का ट्रांसफ़र पीसफुली होता है. अगर रूलिंग पार्टी इलेक्शंस में हार जाती है तो वो पीसफुली पावर ट्रांसफ़र करती है टू द पॉलिटिकल पार्टी जो नेक्स्ट इलेक्शन बनाएगी, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाएगी. सॉरी. ठीक है. ऐसे इंडिया में कभी नहीं हुआ कि रूलिंग पार्टी हैज़ रिफ्यूज्ड टू ट्रांसफ़र पावर टू द पार्टी विच विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट. थर्ड रीज़न इज़ कि वोटर्स टेक कीन इंटरेस्ट इन इलेक्शन प्रोसेस. इसलिए वोटर्स को ये अवेयरनेस होती है कि कौन सा कैंडिडेट उनके इंटरेस्ट के लिए बेटर होगा. Fourth reason is the rise of number of candidates and political parties contesting elections, which is a good thing because this shows trust in the election system of India, and this also shows that there is an increasing number of people who are willing to join the political system of India. This is a good sign for the Indian democracy. फिफ्थ इज़ इंडियन इलेक्शंस आर अकोमोडेटिव एंड इंक्लूसिव इन नेचर, यानी कि जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में फाइट करते हैं वो आते हैं फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. सो एवरी सोशल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज रिप्रेजेंटेड इन द इलेक्शंस. ठीक है. Sixth point is that in most cases of elections in India, there have been no electoral malpractices, although there have been incidents like intimidation or booth capturing or violence, but these incidents are rare. ठीक है. So this was free and fair elections for you. Now coming to the last part of the chapter, which is Election Commission of India. Election Commission of India is an independent body which is responsible for supervising and conducting elections for President of India, Vice President, Parliament, which includes Lok Sabha and Rajya Sabha, and state legislature, which includes both houses of state legislature, Legislative Assembly and Legislative Council. एक चीज़ याद रखना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल सभी स्टेट्स में नहीं है, कुछ ही स्टेट्स में है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली सभी स्टेट्स में है. ठीक है. Election Commission ensures that elections are free and fair. Election Commission electoral rules का प्रिपरेशन करती है, यानी कि वोटर लिस्ट और एंड साथ में इलेक्शंस भी कंडक्ट करवाती है. वोटर लिस्ट को बनाती है और साथ में इलेक्शंस भी कंडक्ट करवाती है. ठीक है. इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. दैट मीन्स ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फॉर्म हुई है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 इस बॉडी से डील करता है. इलेक्शन कमीशन कैन बी अ सिंगल मेंबर बॉडी या फिर कैन बी अ मल्टी मेंबर बॉडी. सिंगल मेंबर बॉडी में देयर विल बी वन मेंबर हु इज़ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और मल्टी मेंबर बॉडी में देयर विल बी अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर मेंबर्स विल बी इलेक्शन कमिश्नर्स. This body was a single member body till 1989, but 1989 में दो और members इसमें add कर दिए गए, so it became a 3-member body. But these 2 members were removed after the 1989 elections, so the body again became a 1-member body. ठीक है. However, in 1993 again 2 members were added to the body, and since then it's a 3-member body with 1 chief election commissioner and 2 election commissioners. Now there is a wide consensus that multi-member election commission is much better than single-member election commission. इसके 2 रीजंस हैं. पहला तो ये कि अगर एक से ज़्यादा मेंबर्स हैं इस बॉडी में तो जो इलेक्शन कमीशन की पावर्स हैं वो डिवाइड होंगी अमंग मल्टीपल मेंबर्स, और किसी एक मेंबर के पास सारी पावर्स कंसंट्रेटेड नहीं होंगी. और सेकंड रीज़न ये है कि ज़्यादा मेंबर्स होने से अकाउंटेबिलिटी भी ज़्यादा होगी. ठीक है. ये बॉडी सिर्फ स्टेट और नेशनल इलेक्शंस ही देखती है और साथ में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस. एंड दिस बॉडी डज नॉट कंडक्ट लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस जैसे कि पंचायत के इलेक्शंस. इलेक्शन कमीशन को हेड करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और
अगर इसमें मोर देन 1 मेंबर हैं तो बाकी मेंबर्स की पोस्ट होंगी इलेक्शन कमिश्नर्स की, ठीक है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके पास बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स से ज़्यादा पावर नहीं होती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज़ द सेम पावर्स एज दैट ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स in taking decisions and supervising electoral process. Both Chief Election Commissioner and other election commissioners are appointed by the President of India, and this is done on the advice of Council of Ministers. यानी कि गवर्नमेंट चूज़ करेगी कि कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की पोस्ट पर बैठेंगे और प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेगा, ठीक है। डिसीजन गवर्नमेंट का होगा बट अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट। अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इलेक्शन कमीशन में कौन बैठेगा। इसमें एक इशू ये है कि गवर्नमेंट ऐसे पर्सन को इलेक्शन कमीशन में अपॉइंट करवा सकती है जो कि गवर्नमेंट या फिर रूलिंग पार्टी के को फेवर करे। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ऐसा किया जा सकता है कि अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट कंसल्ट करे लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और जिन नेम्स पर ये दोनों एग्री करें वो नाम प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड किए जाएं फॉर अपॉइंटमेंट। ये बस एक सजेशन है जो इस चैप्टर में आपके लिए दी गई है, ठीक है। जो अपॉइंटमेंट की जाती है फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, दिस इज़ डन फॉर 6 years और टिल द एज ऑफ 65। मतलब कि इनकी टर्म होती है जो होती है वो होती है 6 साल की, अनलेस इनमें से कोई 65 की एज रीच करे। अगर 65 की एज 6 साल की टर्म ख़त्म होने से पहले रीच करता है कोई, तो फिर उसकी टर्म ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, ठीक है। अब जो रिमूवल होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, दैट इज़ डन बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तब रिमूव करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस रिकमेंड करते हैं रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाय स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है? स्पेशल मेजॉरिटी मीन्स 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग एंड 50% ऑफ ओवरऑल मेंबर्स। यानी कि अगर टोटल मेंबर्स जो उस समय प्रेजेंट हैं हाउस में, उनमें 2/3 वोट करते हैं फॉर रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ये 2/3 मेंबर्स फॉर्म एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोकसभा में वोटिंग हो रही है फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वोटिंग के टाइम लोकसभा में 450 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, तो फिर रिमूवल का प्रोसेस पास होने के लिए एटलीस्ट 300 मेंबर्स को इसके फेवर में वोट करना पड़ेगा, क्योंकि 300 इज़ 2/3 ऑफ 450 एंड 300 मेंबर्स मीन्स मोर देन 50% ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा विच इज़ 545। सो अगर 300 मेंबर्स वोट करते हैं फॉर रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ऐसे ही राज्यसभा में भी रिमूवल का प्रपोजल पास होता है थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी, तो फिर प्रेसिडेंट विल रिमूव चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये स्पेशल मेजॉरिटी का प्रोविज़न इसलिए रखा गया है ताकि रूलिंग पार्टी अपने दम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव ना कर सके। Special majority, and that too in both houses of parliament, makes it difficult for the ruling party to remove chief election commission by itself. So एक broad consensus चाहिए among all the various parties to remove chief election commissioner, तभी special majority से remove करने का proposal pass होगा in both the houses of parliament. Apart from chief election commissioner, election commissioners are also removed by the president. Election commissioners इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस में आपको बता देता हूँ। इलेक्शन कमीशन सुपरवाइज करता है वोटर लिस्ट की प्रिपरेशन। ये लिस्ट काम आती है ड्यूरिंग वोटिंग, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ये मेक श्योर करता है कि ये लिस्ट एरर फ्री हो, यानी कि डेटा में कोई इशू ना हो इन दिस लिस्ट, ठीक है। इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है इलेक्शन के टाइमिंग्स की वोटिंग कौन सी डेट को होगी और रिजल्ट कौन सी डेट को आएंगे। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का पूरा स्केड्यूल डिसाइड करता है। इलेक्शन स्केड्यूल में आता है नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शंस, डेट फ्रॉम विच दीज नोटिफिकेशंस कैन बी फाइल्ड, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नोटिफिकेशंस, डेट ऑफ पोलिंग, डेट ऑफ कंडक्टिंग वोट्स, डेट ऑफ काउंटिंग वोट्स एंड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, इलेक्शन कमीशन हैज़ टू मेक श्योर कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो,
सो इसके लिए इलेक्शन कमीशन को पावर्स दी गई हैं टू पोस्टपोन और कैंसिल इलेक्शंस पूरे देश में या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन पोस्टपोन या फिर कैंसिल कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड की environment is not suitable to conduct free and fair elections. In past, Election Commission has faced difficulty in conducting elections, like during militancy in Punjab and Jammu and Kashmir. Apart from it, during the Gujarat riots, Election Commission felt it impossible to hold elections, so it postponed the elections by a few months. Election Commission to ensure free and fair elections, moral code of conduct भी implement करता है. This moral code of conduct is for political parties and for candidates. सभी political parties और candidates को ये code of conduct follow करना पड़ता है. Apart from this, election commission can also order re-polling in some constituency कि दोबारा वोट डाले जाएं किसी constituency में. Election commission can also order recounting of votes. ठीक है. Election Commission also gives recognition to political parties and allot them symbols as well. Now these were the functions and powers of Election Commission. अब you should know that Election Commission के पास powers के पास election conduct करवाने के लिए अपना कोई staff नहीं होता. स्टेट्स और सेंटर की ब्यूरोक्रेसी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से ऑफिशियल्स को इलेक्शन ड्यूटी पर भेजा जाता है. When these officials are on election duty, election commission का इन पर पूरा कंट्रोल होता है. Election commission can transfer them or can take action against them. Election commissioner is now considered to be more assertive than it was before. This is not because election commission की powers increase कर दी गई हैं. This is because election commission has started using these powers more effectively. ठीक है. One more thing, election commission also conducts by-elections. By-elections वो होते हैं जो इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं वेकेंट सीट्स पर. यानी कि सपोज लखनऊ की कॉन्स्टिट्यूंसी से जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट हुआ था उसकी डेथ हो गई या फिर उसने रिज़ाइन कर दिया बिफोर द एंड ऑफ हिज टर्म. इससे वो कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट वेकेंट हो गई. ठीक है. अब उस सीट के लिए दोबारा इलेक्शंस होंगे. तो इन इलेक्शंस को बाय इलेक्शंस बोलते हैं. And lastly, election commission is assisted by a chief electoral officer in each state to conduct elections. ठीक है. So this was the explanation of this chapter. ठीक है. Now moving to instructions. So मैंने इस चैप्टर के नोट्स बनाए हैं और इस चैप्टर के नोट्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अब उन नोट्स को मैंने छोटा बनाने की कोशिश की है और फॉर दैट मैंने कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया है. तो ये इसमें आप सिंबल्स देख सकते हो. दीज आर द सिंबल्स एंड ये आप एक बार नज़र मार लेना ताकि आपको नोट्स पढ़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो. ठीक है. नाउ दीज आर माई नोट्स. मतलब ये मैंने दो पेज नहीं है, 2 से ज़्यादा पेजेस हैं. वैसे मैंने इसमें आपको दिखाने के लिए डाल दिए हैं कि कैसे नोट्स मैंने बनाए हैं इसमें. सो छोटे छोटे पॉइंट्स में पूरे नोट्स बनाए गए हैं और बहुत सिंपल लैंग्वेज में हैं. सो इट वोंट टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम टू गो थ्रू दीज नोट्स एंड टू इन नोट्स को याद करने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा. इसमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए जितना भी रेलिवेंट कंटेंट है वो मैंने सारा डाला हुआ है. ठीक है. तो आप इन नोट्स को डाउनलोड करके यू कैन स्टडी फ्रॉम दीज नोट्स. अच्छा, इस चैप्टर की जो रिकॉल की लिस्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगा. अभी मैं फॉर सम रीज़न वो मैंने बनाई नहीं है, बट इन द व्हेन आई विल पोस्ट नेक्स्ट वीडियो तो उसमें मैं इस चैप्टर की रिकॉल लिस्ट साथ में पोस्ट करूँगा. तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. दैट विल हेल्प यू इन रिविजन. ठीक है. सो आई होप यू ऑल लाइक माई लेक्चर. आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो अपना फीडबैक और मैं और भी रेलिवेंट वीडियोस लेकर आऊँगा. इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें. थैंक यू ऑल. कीप लर्निंग. दिस इज सिद्धार्थ साइनिंग ऑफ.